बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये नौजवान आए हैं, इनकी ख्वाहिश थी कि मुझसे कुछ क्वेश्चन करें। ये सीरीज़ है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप जितने सवाल होंगे अलहदा वक्तन फ़वक्तन इनके सवाल पेश करते रहेंगे, मैं अपने जवाब पेश करता रहूँगा। तो और भी कुछ नौजवान इनके साथ हैं माशाल्लाह, एक तो मेडिकल डॉक्टर हैं और बाकी भी एक वकील साहब भी हैं। तो हम इंशाल्लाह इनके सवाल स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहला सवाल आप बेटा कर लें ताकि अभी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि आप जो इलाज करते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन इलाज करते हैं, और क्या इसकी वजह क्या है, और क्या ये इलाज कामयाब रहता है कि नहीं? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बेटा। इस तरह है कि आपके सवाल के दो हिस्से हैं, मैं दोनों को डिस्कस करता हूँ। पहले तो ये बात है कि मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट क्यों करता हूँ। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या पेशेंट्स इससे मुतमईन हो जाते हैं। दूसरे सवाल पर आने से पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट क्यों करता हूँ। ये बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है। मैं सिर्फ ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ, ये डिफरेंट आइडिया। ऑनलाइन तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने तजर्बा किया है कि पेशेंट जब आते हैं आम तौर पर वो अपनी अलामात सही नहीं बताते, अपना केस सही तरीके से डिस्कस ही नहीं करते। क्यों? इसलिए अगर बहू आई है इलाज कराने के लिए अपने सर का दर्द का, मिग्रेन का, तो उसकी सास उसके साथ होगी जो असल में उसकी सरदर्दी होगी। या सास आई है मिसाल के तौर पर अपने माँ आई है अपने बेटे के साथ, तो हो सकता है बेटे ने ही उसको दुख पहुंचाया हो, प्रॉब्लम क्रिएट किया हो। तो वो माँ कहाँ बताएगी कि मैं किस वजह से अपसेट हूँ, किस वजह से दुखी हूँ, मेरा मैदा क्यों ख़राब है, पहली दफ़ा क्या हुआ है। ये जो कैफियत है बहन भाई के साथ आएगी, या बेटी बाप के साथ आएगी, या माँ के साथ आएगी। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि पूरा माहौल और मेला बना के आ जाते हैं 4-5 लोग। इसी तरह इस बात को तो आम ही समझे ना कि दोस्तों के साथ आ जाते हैं दोस्त मिल के। हमने तो वो चीज़ ढूंढनी होती है जो नज़र नहीं आ रही, जो उनको भी पता नहीं है कि इस वजह से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर तो सीधा साधा सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार है, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है। मगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करता हूँ जो आम मेडिकल प्रोसीजर, प्रोसेस या डॉक्टर से हल नहीं हो पाते। तभी पहले तो ये बात है कि होम्योपैथी की तरफ कोई यकदम नहीं आता ना, पहले कुछ ना कुछ तजर्बे करता ही है। जब उसके मसाइल हल नहीं होते, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यूरोप, यूके मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पाकिस्तान के कल्चर में हर कोई पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाएगा, स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, टेस्ट कराएगा, फिर उसके बाद होम्योपैथिक किसी को ढूंढेगा। मेरा चूँकि कोई क्लिनिक सेटअप अब नहीं है, और इस वजह से भी, और दूसरा कोई बोर्ड भी नहीं है, कोई अनाउंसमेंट एलानात भी नहीं है, तो वो सर्च करता हुआ ही ऑनलाइन ही सर्च करेगा ना। मेरा तो कोई और सोर्स नहीं है, तरीका नहीं है मरीज़ तक पहुंचने का। जब वो ऑनलाइन देख के मुतमईन होता है, गूगल पे मेरे आर्टिकल पढ़ के, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख के, मुख्तलिफ लोगों के केसेस देख के, तो वो सारे के सारे केसेस जो सुन के, देख के, पढ़ के वो आया है, वो सारे के सारे ऑनलाइन ट्रीटमेंट से ही अल्लाह के फजल से ठीक हुए हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस अंदाज में हमारे कल्चर में पेशेंट आता है, वो अंदाज केस टेकिंग के लिए सही होता ही नहीं है, वो केस को ख़राब करने के लिए होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ी दिलचस्प है। एक फैमिली ने जो मेरी एक पेशेंट फैमिली है जो अमेरिका में है, उन्होंने कहा कि उनकी बहन जर्मनी या किसी यूरोपियन कंट्री से आई हुई है इस्लामाबाद, और वो अपनी छोटी बच्ची को दिखाना चाहती है जिसकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ रही। आप प्लीज़ उसको उनको देखें, लाजमी मिलें, लाजमी। मैंने उनको बताया कि आप भी तो मेरी पेशेंट हैं, कभी मिले नहीं हैं, अल्लाह ताला ने आपको मेरे हाथ से बेशुमार मसाइल से शिफा दी। तो उनका देखें फ़ायदा क्या है मिलने का बच्ची का, क्योंकि मैंने बच्ची को देख के तो कुछ नहीं करना, लेकिन उन्होंने इसरार किया। मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम है। मैंने कहा ठीक है, आ जाएं, चाय शाय पी लेंगे। और वो लाए इस्लामाबाद से गाड़ी चला के, खुद बच्ची के वालिद और बच्ची की माँ, 3 लोग थे। जब वो यहाँ पहुँचे, गाड़ी से डायरेक्ट इस्लामाबाद से आए। बाप थका हुआ था क्योंकि रात उसने शादी भी अटेंड की, और बच्ची जो है
गाड़ी से उनको बेटी को उठा के लाए, नींद में थी, और जितना देर वो रही मेरे पास बच्ची, वो नींद में ही रही। अब बताएं इस बच्ची को मैं क्या देखूं, यानी वो उठ ही नहीं पा रही थी नींद से, इतनी थकी हुई थी। अब मैं माँ से कुछ क्वेश्चन करता था, डिस्कस करता था, बाप आधा वक्त तो गनूदगी में रहता था क्योंकि वो थका हारा होता, उसका कसूर नहीं था। और माँ जब मैं कोई बात कर रहा होता था अहम कि बच्ची किस चीज़ से डिस्टर्ब होती है, रात को उसकी नींद कैसी है, क्या लिपट के सोती है, जहाँ बाप को कोई रोल नहीं प्ले करना था, जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसको नहीं होती थी, वो खामखा वो मेरे पे गई है ना, वो मेरे पे गई है, वो मेरे पे गई है ना, हाँ मैं भी ऐसे ही। भाई आपको क्या ज़रूरत है, आप पे गई है या किसी पे गई है, हम तो अलामात ढूंढ रहे हैं। वो इस दौरान जहाँ कोई ऐसी बात आई, मैंने पूछी, डिस्कस की, तो उन्होंने कहा वो अपनी फूफो पे गई है ना, इस तरह तो यूं है, ये मैं भी ऐसा हूँ। तो इस तरह केस को ख़राब करते हैं, उनको नहीं समझ होती माँ बाप को, ज़ाहिर है वो ट्रीटमेंट के लिए आए, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता। वो इस्लामाबाद से आए हैं डायरेक्ट मेरे पास, एक रेफरेंस के थ्रू है, मैं उनकी बहुत एहतराम करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये केस टेकिंग नहीं थी, मैंने उनको बता भी दिया केस टेकिंग के जो तकाजे हैं उसमें आराम सुकून से हम तसल्ली से डिस्कस करें। अगर हम इस तरह खातून थकी हुई है, बच्ची नींद में है, और हस्बैंड किसी किसी बात पे खामखाई इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ कोई उनका इनपुट चाहिए वहाँ वो बोलते नहीं, नींद में रहते हैं, तो फिर इस तरह फ़ायदा कोई नहीं होता। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बताई। दूसरा मैं आपको मिसाल बताता हूँ। लोग कहते हैं मिसाल के तौर पर मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब मैंने आपको चेक कराना है, मेरे नींद नहीं आती, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। ओके, हाँ मैं आपको चेक कराना चाहता हूँ। भाई क्या चेक कराना चाहते हो? नींद नहीं आती तो चेक कैसे करूँगा मैं? बताओगे ना कि ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, तो मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, वो आप फ़ोन पे भी बता सकते हो, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो, घर में अपने बेडरूम में बैठ के सुकून इत्मीनान से भी बता सकते हो। आप अगर किसी और शहर से आओगे तो 2-3 हज़ार खर्च करोगे, थके हारे आओगे। और अगर इसी शहर से भी आना है तो फिर भी, मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ और मेरा क्लिनिक सेटअप भी पहले बहरिया टाउन में था, तो इतना दूर से आओगे, घंटा डेढ़ वेट करोगे, इस सारे प्रोसेस को आप भुगतोगे, उसकी वजह क्यों नहीं यही बातें आप फ़ोन पे बता देते? नहीं जी मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी चेक करानी है ना, मैं चाहता हूँ रिपोर्ट्स भी तो आप व्हाट्सएप पे चेक करा सकते हैं। अच्छा मेरा थोड़ा सा मसला स्किन का भी था, तो वो आप वीडियो बना सकते हैं। नहीं जी मैं डॉक्टर साहब मिलूंगा तो फिर है, या तो वो बता देना मैं मिलूंगा इसलिए क्योंकि मैं आप पे एतबार नहीं करता, मैं देखूंगा कोई है भी या नहीं है, बंदा इस काबिल है या नहीं, फिर तो समझ आती है, या तो क्लियर कहे पेशेंट के मैं मेरी तसल्ली नहीं होती, तो ये भी बात नहीं कहते। जो कुछ वो बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो फ़ोन पे बताया जा सकता है। अगर ये बताया जा सकता है तो पेशेंट्स को क्यों डिस्टर्ब किया जाए? और सामने बैठे हुए बहुत सारे सवाल हम एक दूसरे से नहीं कर सकते। और सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है, कभी भी एक नशिस्त में बेटा पॉसिबल ही नहीं है सारे सवालात, सारे सेशन मुकम्मल कर लेना। तो मैं तो दूसरे चौथे दिन फिर डिस्कस करता हूँ, हफ्ता बाद फिर डिस्कस करता हूँ। ये एक आन गोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट से एक दफ़ा डिटेल ले ली और बस इलाज शुरू कर दिया। अगले हफ्ते फिर डिस्कस करते हैं, उससे 10 दिन बाद फिर डिस्कस करते हैं, ये प्रोसेस चलता है। एक दफ़ा मिलने से वो बात पूरी नहीं होती, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है जब मैं क्लिनिक करता था, तो आमतौर पर चौथे महीने तीसरे महीने बात खुलती थी कि असल वजह ये थी जिसने इंसान को पहली दफ़ा डिस्टर्ब किया, अपसेट किया। देखिए होम्योपैथी में हमने मर्ज़ नहीं डिस्कस करने होते, हमने मरीज़ डिस्कस करना होता है। हर वो चीज़ जो उसको डिस ईज़ करती है वो हमारे ट्रीटमेंट का हिस्सा है। हर वो मामला जो उसका दूसरे लोगों से डिफरेंट और यूनिक है, पिक्यूलियर है, वो हमने समझना है। वो देखने से नहीं मिलता। यस, देखने से बाज़ मामलात हो सकते हैं, कोई ऑब्ज़र्वेशन भी बहुत अहम मकाम रखती है, मगर अगर ऑब्ज़र्वेशन ऐसी हो कि जो जो एक लिहाज से डिफरेंट हो, मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि एक इंसान जो है वो टाई नहीं लगा सकता, मुझे कन्फर्म है, मुझे पता है एक इंसान बाल अपने खुले नहीं रख सकती खातून,
میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو گھڑی پہنی ہوئی ہے، ٹائی پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ آپ نہیں پہنتے۔ ہاں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں پہنتا، میں ابھی گاڑی میں جا کے اتاروں گا، پہلا کام یہ۔ اب دیکھیں مجھے جو آبزرویشن کرنی تھی وہ مجھے پتہ ہے یہ نہیں پہن سکتا یا نہیں پہن سکتی، یہ بال کھلے نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ جب اس کے چہرے پہ گردن پہ لگتے ہیں تو اس کو الجھن ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے کیس کے ذریعے، مگر وہ بال اگر کھلے خاتون چھوڑ کے آتی ہے تو وہ مجھے میری آبزرویشن کو دھوکہ دے رہی ہے نا۔ تو اس لیے پہلی تو یہ بات ہوگی، میں اس لیے نہیں ملتا، مور دین 90% پیشنٹس اکیلے نہیں آتے، مرد بھی اور خواتین تو خیر ظاہر ہے ہمارا کلچر ایسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس محفل میں پہلی ملاقات میں وہ اپنی باتیں ایکزیکٹنس کے ساتھ نہیں بتا سکتے ہی نہیں، بتا پاتے ہی نہیں، آہستہ آہستہ بات کھلتی ہے جو کہ آن لائن میں ایزیلی کھل سکتی ہے۔ تیسرا، جو ان کے پرابلمس کی کاز ہوتا ہے بندہ، وہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ دوست ہو سکتا ہے، رشتہ دار ہو سکتا ہے، عزیز ہو سکتا ہے، اس کا وہ ذکر دوسرے کی موجودگی میں نہیں کرے گا۔ میں خود اپنی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر مجھے کوئی پرابلم ہے، فائنانشیل پرابلم ہے سپوز، اور اس کی وجہ سے میری رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اب میری مسز میرے ساتھ اگر ہے، ڈاکٹر صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ٹینشن پریشانی تو نہیں ہے نا، میں کہتا ہوں نہیں نہیں بالکل نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ میں چاہوں گا، میں تو ڈسٹرب ہوں، میں سیٹل ہو جاؤں گا دیر سویر، اور جو فائنانشیل پرابلم ہے وہ سیٹ ہو جائے گا، لیکن اگر میری بیوی کو ایک دفعہ پتہ چل گیا، میری مسز کو پتہ چل گیا، اس نے سیٹ نہیں ہونا، اس نے ٹینشن ہی لیے رکھنی ہے، پتہ نہیں جاب نہ چلی جائے، پتہ نہیں اس کی انکم نہ خراب ہو جائے، پتہ نہیں کس کس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، میرے سے زیادہ وہ بیمار ہو جائے گی۔ یہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں میرا جیسا بندہ بھی نہیں بتائے گا جو سمجھتا ہے کہ یہ معاملات بتانا کتنے اہم ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو اتنے اہم ہیں کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ باتیں نہیں بتاتے تو پھر کیس ڈسکشن کرنے کا، ملنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب آپ کے دوسرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کامیاب رہتے ہیں یا نہیں؟ بڑا کامیاب گیا، جب سے میں نے یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے، آن لائن شروع کیا ہے، میری لمیٹیشن ہی ختم ہو گئی ہیں۔ میں اپنی مرضی سہولت سے، پیس آف مائنڈ سے ڈسکس کرتا ہوں پیشنٹ کو، اور ان کو 40-50 منٹ دیتا ہوں کم از کم ایک نشست میں۔ وہ دنیا کے جس کونے میں ہوں، جہاں ہوں، آرام سے، ایزینس سے، مزے سے وہ اپنی بات چیت ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ بات تسلی سے نہیں ہو پاتی یا میں نہیں سمجھ پاتا، میں بھی دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، وہ بھی دوبارہ بتا سکتے ہیں۔ اس طرح آن لائن کا ہمارا یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بات ہو گئی تو بات ختم، عام طور پر تو چوتھی پانچویں نشست میں پیشنٹ صحیح طریقے سے کھلتا ہے۔ تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو اتنا کامیاب گیا ہے، اتنا کامیاب گیا ہے، جس کے بعد میں نے پوری زندگی کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، ابھی تک تو یہی سچویشن لگ رہی ہے کہ میں اب ان ہاؤس ٹریٹمنٹ نہیں کروں گا، فیس ٹو فیس کیس لینے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا۔ اچھا کیسے پیشنٹ مطمئن ہوتے ہیں، یہ اہم بات ہے۔ دیکھیں میں اگر آپ پیشنٹ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی گھر میں کھلارا پڑا ہے، آپ کی بیڈ شیٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سو نہیں سکتے، آپ اس کو سیٹ کریں گے ہی کریں گے، اور پیشنٹ کہتی ہے یس میں نے ابھی بھی بیڈ شیٹ سیٹ کیا حالانکہ وہ ٹھیک تھی، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ آپ ڈریس ہائی نیک نہیں پہن سکتی، مجھے پتہ چل جاتا ہے کیس کا۔ جب میں پیشنٹ کو اس کی فزیکل اپیرنس بتا دیتا ہوں، جب میں اس کے گرمی سردی کے مسائل بتا دیتا ہوں، اس کی پسند ناپسند بتا دیتا ہوں، اس کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی چیز آپ کو کون سا مسئلہ ڈیسیز اور ڈسٹرب کرتا ہے، اتنا بتا دیتا ہوں، بعض دفعہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ جو ہمارے متعلق آپ بتا رہے ہیں، یعنی ان کو پتہ تھا مگر اس پراپر سسٹم کے تحت ان کو پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ کسی پیشنٹ کو اس کی بیماریاں ماضی کی بتا دیتے ہیں اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کون سی ٹینڈنسیز آپ میں ہیں، اور وہ کہتا ہے یس ہو رہی ہیں، مجھے اظہار ہو رہا ہے، میں 2 دفعہ جا چکا ہوں، تو پھر کون سی گنجائش رہ جاتی ہے ملنے کی، ڈسکس کرنے کی؟ اس سے میں پاکستان میں لمیٹڈ نہیں رہا،
पूरी दुनिया में मेरे पेशेंट्स हैं, इसीलिए हैं ना कि मिलने की ज़रूरत नहीं है। और कोरोना ने ये जो एक मुझे आसानी दी समझने समझाने की, डील करने की, इससे मेरी ट्रीटमेंट का टोटल ज़ाविया ही बदल गया है। और कामयाबियों की अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी राहें दिखाई हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मेहनत करते हैं। पता है कि कोई बंदा पाकिस्तान में भी किसी कोने खुदरे में बैठा है, वो बड़ी उम्मीदें लगा के आया है और डिस्कस कर रहा है, तो घंटों हम केस पे रिसर्च कर सकते हैं। मैंने पेशेंट से केस लिया, अब मेरे पास आज़ादी है, मैं 4 घंटे उस पर वर्क करूँ, 8 घंटे वर्क करूँ, जब तक तसल्ली ना हो मेडिसिन ना भेजूँ। ये मामला, ये बात फेस टू फेस पेशेंट के साथ तो नहीं हो सकती ना। वो आएगा और वो चाहेगा या चाहेगी कि वो अपनी मेडिसिन लेके जाए, ऐसा ही है ना। अब कोई ऐसा तो नहीं है पेशेंट अपना केस डिस्कस करेगा फीस दे के और कहेगा मैं जा रहा हूँ, आप दवाई भिजवाते रहना, ऐसा नहीं है ना। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जब इस तरह हर चीज़ डिस्कस करके मुझे केस बता देता है, बता देती है, मेरे पास तसल्ली का वक्त है, मैं उस पर और वर्क करूँ। मैं इवन बाद में फ़ोन करता हूँ कि ये बात आपने यूँ कही थी मगर मुझे यूँ लग रही है। हाँ, वो कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हमें हमें बताने में गलती हुई है। तो जब इस हद तक हम आगे चले जाते हैं ट्रीटमेंट में, मरीज़ को समझने में, रिसर्च करने में, और फिर भी ना समझ आए तो बार बार पूछने में, ये वो अंदाज़ है मेरे ट्रीटमेंट का जिससे मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है, मैं पूरी मेहनत कर सकता हूँ, मेरे पेशेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होता है, वो अननेसेसरीली खर्चे, आने जाने, हैसल मसाइल से बच जाते हैं और मैं उनसे मुतवातिर राब्ते में होता हूँ। जब तक ट्रीटमेंट है तो मैं उनसे डायरेक्ट राब्ते में हूँ, ये अहम तरीन बात है। और अल्लाह ताला ने इस मेहनत, इस सिलसिले को जो मैंने अंदाज़ अख्तियार किया है, बेपनाह कामयाबी दी है। अब तो मैंने देखा है बहुत सारे और भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स इस तरफ जा रहे हैं। ये है आपके सवाल का जवाब। मुझे यकीन है कि आपका इत्मीनान हो गया होगा। थैंक यू।